गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं का विज्ञान अध्याय 7 है बहुकोशिकीय संरचना ऊतक। क्या है? बहुकोशिकीय संरचना ऊतक। इसके बारे में जब हम पढ़ेंगे तो ऊतक पढ़ने से पहले आप लोग ये क्लियर कर लो कि इससे जस्ट पहले वाले पार्ट में हम पढ़े थे कोशिका। ठीक है, तो जब कोशिका पढ़े तो वहां पर हमको ये पता चला कि कोशिका जो हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है, जो संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, इसके बारे में पढ़े। अब देखेंगे कि कोशिकाओं से ही हम ऊतक तक कैसे पहुंचते हैं। ठीक है, तो जब आप लोग कोशिका का एक समूह देखोगे उसी को ऊतक कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप लोगों को मैं बता रहा हूं, ऊतक समान उत्पत्ति तथा समान कार्य को करने वाला, समान उत्पत्ति तथा समान कार्य को करने वाला कोशिकाओं का समूह जो है उसको ऊतक कहते हैं। समान उत्पत्ति तथा समान कार्य को करने वाला कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है। क्लियर है? इसके बारे में और उदाहरण दे देता हूं मैं कि अगर आप लोग अंडे के छिलके के अंदर जो रहता है उसको, या फिर आप लोग चूजे को, ठीक है, चूजे की चमड़ी या मछली को अगर देखोगे सूक्ष्मदर्शी से तो उसमें आपको, या प्याज की झिल्ली को, ये सब को देखोगे तो कोशिकाओं का समूह दिखाई देगा। आप लोगों को कोशिकाओं का समूह दिखाई देगा, वही क्या है? ऊतक है। कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? ऊतक कहलाता है। ठीक है, अब देखना, इसमें ऊतक पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऊतक में हम दो प्रकार के आते हैं ऊतक, एक तो पादप ऊतक, एक जंतु ऊतक। ठीक है, तो ऊतक दो प्रकार के होते हैं, पादप ऊतक और जंतु ऊतक। तो इनके बारे में देखते हैं। ये पादप ऊतक और ये जंतु ऊतक। ठीक, इनके बारे में जब देखेंगे तो देखना, पहला क्या बोला है? पादप ऊतक में अधिकांश ऊतक सहारा देते हैं। ठीक है, अधिकांश ऊतक सहारा देने के लिए होते हैं पादप को। ठीक है, तो देखना, पादप ऊतक में क्या होता है? ऊतकों का कार्य उनको सहारा देने के लिए होता है, और जंतु ऊतक में ऐसा नहीं होता। क्योंकि देखना, जब पेड़ पौधे जो रहते हैं, पेड़ पौधे जो रहते हैं वो धूप, बरसात, ठंडी, धूल, मिट्टी, सब में, हर प्रकार के वातावरण में अपनी जगह में स्थिर रहते हैं। परंतु जंतु में ऐसा होता है क्या? नहीं। वो क्या करता है? अपने वातावरण के अनुसार अपने आप को सुरक्षित जगह में ले जा सकता है, चलता फिरता रहता है। ठीक है, तो ये पादप का जो ऊतक है, सबसे पहले इसका काम क्या है? अधिकांश ऊतक क्या करता है? सहारा देने का काम करता है। ठीक है, और उसके बाद इसमें ऐसा नहीं होता। दूसरे में क्या बोल रहे हैं? दूसरे नंबर में क्या बोल रहे हैं? अधिकांश मृत ऊतक, अधिकांश मृत ऊतक यांत्रिक सहायता तथा अनुरक्षण का कार्य करता है। मतलब क्या कह रहे हैं? अधिकांश मृत रहते हैं, इसमें अधिकांश ऊतक क्या रहता है? मृत रहता है, यांत्रिक सहायता देता है, और क्या करता है? रक्षा करता है। किसके? पेड़ पौधों की रक्षा करता है। ठीक है, और उसमें से अधिकांश ऊतक क्या है? मृत रहती है। और इनमें क्या है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, इसमें मृत ऊतक पाए ही नहीं जाते। ठीक है, जंतु ऊतक में मृत ऊतक होते ही नहीं। ठीक है, अब देखते हैं, अब क्या बोल रहे हैं?
जैसे पेड़ पौधे में पत्तियों में जो धूल मिट्टी है दुनिया भर की चीजों से क्या करता है, वो रक्षा करता है। ठीक, अब देखना ये ध्यान रखना, जीवन भर विभाजित होते हैं, जीवन भर विभाजित होते हैं विशेष क्षेत्रों में। ठीक है, विशेष क्षेत्रों में, जैसे इसके बारे में पढ़ेंगे तो अगर ये पादप है, ठीक है, तो ये विशेष क्षेत्रों में, जैसे इसकी लंबाई में वृद्धि हुई, यहाँ पर लंबाई में विभाजन, ये मोटाई में वृद्धि हुई, ठीक है, मोटाई में विभाजन, तो ये विशेष क्षेत्रों में जीवन भर विभाजित होते रहते हैं। परंतु क्या होता है, परंतु जंतु तक में ऐसा नहीं होता। ये विभाजन के बाद एक स्थायी इसमें आ जाते हैं, जिसमें एक ऐसी अवस्था में आ जाते हैं जिसमें विभाजन होना बंद हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या होता है, ये जीवन भर विभाजित होते रहते हैं विशेष क्षेत्र में। ठीक है, अब देखते हैं, ये तो हो गया। अब देखते हैं ऊतक, पादप और जंतु के बारे में। तो ये कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ये क्लियर कर लेना, ये याद रख लेना, उसके बाद ये डायग्राम याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है, पादप ऊतक का वर्गीकरण कैसे होगा, तो देखना पादप ऊतक मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, प्रविभाजीय या विभाज्योतक ऊतक। ठीक है, विभाज्योतक या स्थायी ऊतक। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं, विभाज्योतक और स्थायी ऊतक। तो ठीक है, इसमें पहला नंबर कहा जाता है विभाज्योतक। तो इसको कितने भाग में बांटा गया है, 3 भाग में, वो पोजीशन के आधार पर 3 भाग में। विभाजन कहाँ कहाँ होता है उसके पोजीशन के आधार पर 3 भाग में बांटा गया है। 3 भाग में इसको देख सकते हैं 3 तरीके से। तो शीर्षस्थ, पार्श्व और अंतर्विष्ट, ये 3 प्रकार की जगह से विभाजन करता है। तो इनके बारे में आप आगे पढ़ेंगे डिटेल में। तो इनके 3 प्रकार होते हैं, विभाज्योतक के, शीर्षस्थ, पार्श्व और अंतर्विष्ट। ठीक है, अब देखते हैं विभाज्योतक खत्म, स्थायी ऊतक के बारे में आ जाते हैं। तो इनमें देखते हैं सरल और जटिल, सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक। ठीक है, अब देखते हैं सरल स्थायी ऊतक में क्या क्या आती हैं, पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। ये 3 प्रकार के होते हैं, पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। अब जटिल में क्या होते हैं, फ्लोएम और जाइलम, फ्लोएम और जाइलम। इस डायग्राम को याद रख लेना, बहुत ज्यादा आवश्यकता है इसको याद रखने की, ये आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं ऊतक के, पादप ऊतक के बारे में। तो पादप ऊतक के विभाज्योतक और स्थायी ऊतक, ये 2 ऊतक हैं। तो विभाज्योतक के बारे में और स्थायी ऊतक के बारे में पहले कुछ देख लेते हैं कि विभाज्योतक जो है और स्थायी ऊतक जो है, इनमें क्या अंतर है। इनमें 4-5 लाइन के अंतर देख लेते हैं। पहला देखते हैं जीवन भर विभाजन की क्षमता। विभाज्योतक में क्या होती है, नाम से स्पष्ट है, जीवन भर विभाजन की क्षमता रखता है। और ये पौधों में ही होते हैं ना, स्थायी ऊतक और विभाज्योतक जो है पौधों में ही है, पादप में ही है। तो विभाज्योतक जीवन भर विभाजन की क्षमता रखते हैं। स्थायी ऊतक क्या करते हैं, विभाजन के बाद स्थायी हो जाते हैं, तो उसके बाद विभाजन नहीं करते। उसके बाद देखना इन्हें विभाज्योतक में ही विभेदीकरण हो जाता है। पहला इसमें नहीं होता, जीवन भर विभाजन की क्षमता इसमें होती है, इसमें नहीं होती है। दूसरा देखना विभेदीकरण। तो विभाज्योतक में विभेदीकरण की गुण आ जाने के कारण वो स्थायी ऊतक बन जाता है। मतलब क्या होता है, विभाज्योतक पहले विभाजन होते रहते हैं, उसमें विभाजन होते रहता है,
पर जब पूरा विभाजन हो जाता है तो उसमें विभेदीकरण के गुण आ जाते हैं, जिससे वह विभाजन होना बंद हो जाता है, तो विभाज्योतक स्थायी ऊतक में बदल जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखते हैं कोशिका द्रव्य बहुत अधिक होता है इसमें विभाज्योतक में। पतली कोशिका भित्ति होती है, केंद्रक जो है स्ट्रॉन्ग रहता है, मजबूत रहता है, बड़ा रहता है। ठीक है, तो देखना विभाज्योतक में क्या क्या और पढ़ेंगे। कोशिका द्रव्य अधिक होती है, कोशिका भित्ति पतली होती है, और केंद्रक जो स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत होता है, बड़ा होता है। ठीक है, इसमें इसका कारण क्यों ऐसा, क्योंकि विभाज्योतक में कोशिका विभाजन होना होता है। तो कोशिका विभाजन होना होता है, इसके लिए वह जो अपने कोशिका विभाजन करना है उसको, इसलिए वो क्या करता है, वो केंद्रक बड़ा होता है उसका, तभी जाकर वो विभाजन की प्रक्रिया उसमें होती है। जबकि स्थायी ऊतक क्या करता है, ये कोशिका, इसका कोशिका द्रव्य, ये कोशिका भी पतली जो भित्ति नहीं होती, इसकी भित्ति जो है मोटी होती है। ठीक है, और इसमें कोशिका द्रव्य रहते हैं, केंद्रक जो है इसका थोड़ा सा इससे छोटा रहता है, क्योंकि इसकी विभाजन की क्रिया रुक जाई रहती है। अब देखते हैं रसधानियां। तो रसधानियां जो है इसमें विभाज्योतक ऊतक में रसधानियां जो है विभाज्योतक में छोटी होती है या नहीं के बराबर होती है, परंतु स्थायी ऊतक में यहाँ बड़ी होती है, क्योंकि स्थायी ऊतक में उसको संचय करना होता है ना, बहुत समय तक के कुछ पदार्थों को रखना होता है संचय करके। ठीक है, लेकिन इसमें कोशिका विभाजन होना होता है, इसलिए यहाँ छोटी होती है, और यहाँ संचय करना रहता है, कोशिका विभाजन बंद हो जाता है, इसलिए यहाँ बड़ी रहती है रसधानियां। ठीक है, कंप्लीट। अब आगे देखते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं पादप ऊतक के अंदर ही विभाज्योतक और स्थायी ऊतक के बारे में पढ़े। स्थायी ऊतक को पोजीशन के आधार पर कहाँ, विभाजन ऊतक को पोजीशन के आधार पर, जैसे जहां जहां उसका विभाजन हो रहा है उस पोजीशन के आधार पर इसको 3 भाग में बांटा गया है। और स्थायी ऊतक को जटिल स्थायी ऊतक और सरल स्थायी ऊतक के बारे में बांटा गया है। इनके बारे में पढ़ते हैं। सरल स्थायी ऊतक में तो पैरेन्काइमा, ठीक है, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा, इसमें फ्लोएम और जाइलम। ठीक है, कंप्लीट है। अब देखते हैं तो विभाज्योतक में क्या पढ़ेंगे, शिरस्थ, पार्श्व और अंतर्विष्ट। तो शिरस्थ जो होता है एपिकल कहलाता है, ये क्या करता है, तनों एवं जड़ की लंबाई को बढ़ाता है। यहाँ तनों और जड़ की लंबाई को वृद्धि करता है, तो शिरस्थ विभाज्योतक कहलाएगा। तो ये क्या करता है, इसके सिरों में विभाजन करता है तो इसकी लंबाई बढ़ती है, उसी प्रकार जड़ों में भी विभाजन करता है तो यहाँ भी इसकी लंबाई बढ़ती है। तो ये क्या कहलाएगी, एपिकल या शिरस्थ विभाज्योतक कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद पढ़ेंगे पार्श्व। ठीक है, तो पार्श्व क्या कहलाता है, पौधों की चौड़ाई को बढ़ाता है। तो देखना ये वाला एंगल, ये जो पार्श्व है दोनों तरफ देख लेना, तो इसकी चौड़ाई ऐसे बढ़ेगी, फिर पहले ऐसे रहेगी, फिर बढ़ेगी, फिर और ऐसे बढ़ती जाएगी। तो ये चौड़ाई बढ़ रही है पौधों की। ठीक है, तो उसी को बोलेंगे पार्श्व कैम्बियम। ठीक है, तो ये पार्श्व विभाज्य ऊतक कहलाएंगे। ठीक है, इधर चौड़ाई जब बढ़ेगी ये वाला हिस्सा आजू बाजू का। अब देखना अंतर्विष्ट, तो ये क्या होता है, पर्व के आधार पर होता है। तो देखना इंटरनोड, जैसे कि पत्ती जो होती है, पत्तियों के बीच जब जहां से पत्ती निकलती है, किसी तने में जहां से पत्ती निकलती है उसमें देखना, किसी पौधे में पत्ती निकलती है तो पत्तियों के बीच जो गैप रहता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं इंटरनोड। ये जैसे कि ये पत्ती निकल रही है यहाँ से, इसको बोलते हैं नोड। जहां जहां से पत्ती निकलती है उसको बोलते हैं नोड। तो देखना ये नोड के बीच को, दोनों नोडों के बीच को
जो उसको क्या कहते हैं, इंटरनोड कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे उसको, इंटरनोड। तो देखना ये इंटरनोड के में ही पाए जाते हैं अंतर्विष्ट विभाज्यता, जो इनके इंटरनोड के मतलब पत्तियों के जो नोड है उनके बीच में पाए जाते हैं, इनके इसको बढ़ाते हैं, किसको बढ़ाते हैं, यहाँ पर विभाजन करते हैं। ठीक है, तो इनकी दूरियां बढ़ाती है या इनके बीच विभाजन का कार्य करती है। ठीक है, ये समझ में आया, क्लियर है कि ये पोजीशन इसका विभाजन के पोजीशन के आधार पर बांटा गया है इसको। जैसे कि शीर्षस्थ में देखना, इसके लंबाई या तने की लंबाई ऊपर या नीचे बढ़ेगा तो क्या कहलाएगा, शीर्षस्थ कहलाएगा। पार्श्व क्या कहलाएगा, इसकी चौड़ाई में वृद्धि होगी, आजू बाजू साइड में जैसे भी गोलाई में चौड़ाई में वृद्धि होगी तो पार्श्व कहलाएगा। और यहाँ नोड, आजू बाजू नोड जो पत्ते रहते हैं उन पत्तों के बीच में जब वृद्धि होगी तो क्या कहलाएगा, विभाजन होगा, तो क्या कहलाएगा, वो अंतर्विष्ट विभाजन कहलाएगा। इसके आगे अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे।